6.3 रेस्पिरेशन। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन से उन्हें कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर सोर्स को देखते हुए दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फूड के सोर्स को देखते हुए। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज इसका यूज़ करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। वहीं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पर एसेस करते हैं और उससे यहाँ पर ब्रेक करके फूड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंसेस क्या क्या हैं। यहाँ पर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन यूज करते हैं? एनिमल्स एंड फंगस। ऑलराइट, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने वाले के लिए यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से यहाँ पर एनर्जी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। वहीं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इस बने हुए फूड को ब्रेक करके उस बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए यहाँ पर बॉडी के अंदर में से फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से गुजारा जाता है, जहाँ से उस फूड के अंदर के न्यूट्रिशन को, उस फूड के अंदर के एनर्जीज़ को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सनलाइट का होना ज़रूरी है, इसलिए दिन को ही न्यूट्रिशन मतलब ले सकते हैं और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर डू प्लांट गेट इच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए उसे प्लांट कहाँ से लेता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए सनलाइट, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा चाहिए वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, सनलाइट फ्रॉम सन, और वाटर ले लेगा रूट से। ऑलराइट, तो ये इसका रॉ मटेरियल्स फुलफिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। एसिड का हमारे स्टोमक में क्या रोल है? तो एसिड एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसमें एंजाइम्स वर्क कर सकें, जैसे कि पेप्सिनोजेन जो कि एक एंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल्स को डाल रहे हैं, फूड वहाँ पर जा रहा है, तो फूड के अराउंड वहाँ पर एक मीडियम आ गया जिस पर ये एंजाइम्स वर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे 4th नंबर पर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो एंजाइम्स की अभी हम बात कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रहा था पेप्सिन, उसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टमक पर, जो कि यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं, जैसे कि एमाइलेस, लाइपेस, पेप्सिन हो गया, उसके बाद में ट्रिप्सिन हो गया। सो ये सभी डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा? वो फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्ट पर ब्रेक हो जाएगा, जिसमें से वो ब्लड वहाँ पर अगर आगे जा कर के वहाँ से ब्लड उसे ले करके डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट पर उसे पहुँचा देगा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो नाम से आप समझिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर कहीं है इसका मतलब वो डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। इनके लिए कौन सा मीडियम होता है? इनके लिए होता है मीडियम, एसिडिक मीडियम, जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ऑलराइट, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन किया हुआ है फूड को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए? तो जैसा कि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सरफेस से ऊपर में निकाला हुआ है, जिससे वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का उसको कैपेसिटी मिल गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से अगर आपको बताऊँ, तो मान के चलिए एक प्लेट है हमारे पास में। ऑलराइट, इसका कुछ यहाँ पर सरफेस एरिया है। अगर इसी प्लेट में से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम बाहर निकाल दें, ऑलराइट,
तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर फूड मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम रखते हैं और यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होने से इस पर क्या होगा कि थोड़ा सा कम सरफेस एरिया मिल रहा है, तो ज़्यादा जगह इसे लेना पड़ेगा ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। वहीं यहाँ कम ही एरिया पर अगर हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बना दें तो यहाँ पर एरिया बढ़ गया ना। ऑलराइट, तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा। इसी के वजह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से हम जिस फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे हुए हैं, उन डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके यहाँ अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उस ब्लड वेसल पर वो फूड को ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से ये ब्लड सर्कुलेट होता है और जिन जिन सेल्स पर इन्हें उस फूड को, उस प्रोटीन को, उस जिस भी कंटेंट को वहाँ पर है उसे पहुँचाना होता है, वहाँ पहुँचा देता है। ऑलराइट, सो डाइजेस्टेड फूड को इस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं, उन्हें करते हुए यहाँ पर चलते हैं ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कहता है कि कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हमें लेना है, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लेने हैं। और यहाँ पर हमें एयर ब्लो करना है इस लाइम वाटर में। 2 मीडियम से हमें ब्लो करना है। एक ट्यूब लें और हम अपने माउथ से डायरेक्टली वहाँ पर एयर ब्लो करें, और दूसरा है एक पिचकारी लें या फिर एक पंप लें बाहर से और उसे हम यहाँ पर ब्लो करें। कहता है कि कौन से वाले में सबसे जल्दी में वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि लाइम वाटर पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वो मिल्की हो जाता है। अगर यहाँ पर ऐसा हम करें तो किस सिचुएशन में जल्दी मिल्की होगा, तो ये जो है, जो माउथ वाला है उस पर जल्दी मिल्की होता है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर आपको मिलेगा। और अगर आप पिचकारी वाला करते हो तो उस पर भी होगा, लेकिन उस पर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स में जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसी की वजह से यहाँ पर टाइम लगेगा। तो इससे हमें ये साबित होता है कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की कर देता है। और कहता है कि हमें कुछ फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना है और उस पर यीस्ट को उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में इसे हमें एक टेस्ट ट्यूब पर लेना है जिसको 1 होल्ड कॉर्क से फिट करना है, यानी कि ये वही सेटअप है जो कि हमने केमिस्ट्री पर किया हुआ था। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने से जो मिल्की फॉर्म होता है, तो उसे हम यहाँ पर चेक करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो रिएक्शंस होते हैं उसमें से जो भी गैस इवॉल्व हो रहा है उस गैस को चेक करते हैं हम लोग इस जो एपरेटस हम बनाएंगे उससे। मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब पर लिया हुआ है फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन को, और उस पर यीस्ट को यहाँ पर मिलाया हुआ है, और यहाँ से जो भी गैस रिलीज हो रहा है उस गैस को निकाल करके इस ट्यूब में ला करके यहाँ जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर पर इसे डाला जा रहा है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो ऐसा करने पर हमें ऑब्जर्व होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ मिल्की में भी, इस जगह पर भी मिल्की टर्न कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यीस्ट यहाँ पर फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन पर मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यीस्ट आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यीस्ट एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया होता है जो कि फूड के साथ में रिएक्ट करके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि आप देख सकते हो मेनली केक्स वगैरह में यूज किया जाता है उसे स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो स्पॉन्ज जो होता है वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, वो होल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो उठ जाते हैं जब इसे बेक किया जाता है। चलिए आते हैं, यहाँ कहता है कि What change is observed in the lime water, तो हमने देखा कि वो मिल्की कर देता है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस
चेंज टू अकर, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़रूर लेगा, क्योंकि वहाँ पर फर्मेंटेशन का ये जो है प्रोसेस होने वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। कहता है कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट सेशन में देखा हुआ है, और यहाँ पर फूड मटेरियल्स को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वो सेल्स तक कैसे पहुँचता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा हुआ है अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं या फिर जो एयर हम लेते हैं सराउंडिंग से, वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और उस लंग्स तक पहुंच करके वो कैसे अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है, वहां से ऑक्सीजन निकल करके, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है हमें, मतलब फूड जो है वो तो हमें मिल ही गया, तो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रेक करता है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ऑलराइट, यहाँ पर आप एक इक्वेशन देख रहे हो, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O, और उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स में मिले, जो 6CO2 है और 6H2O है, इसे देखकर कुछ एक दूसरा इक्वेशन हमें याद आता है। कौन सा इक्वेशन? वहाँ पर जो क्लोरोफिल वाला था, क्लोरोफिल यानी कि प्लांट जैसे यहाँ पर एनर्जी ले करके और यहाँ फूड बनाता था, C6H12O6 बनाता था। तो यहाँ पर उसी का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर में एनर्जी बनाने के लिए। ऑलराइट, वो इक्वेशन भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेने पर और लाइट से जो है एनर्जी लेने के, या जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उस वक्त, तो यहाँ पर ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑलराइट, तो इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी। अब हम कुछ दूसरा यहाँ पर तरीका भी देखते हैं, ऑक्सीजन ना रहने पर क्या होगा। तो ऑक्सीजन ना रहने पर भी यहाँ पर फूड पार्टिकल को ब्रेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ब्रेक करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस हो रहा था आपका यीस्ट में, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा था इथेनॉल के साथ में। तो ऐसे प्रोसेस में सबसे पहले जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ऑलराइट, यानी कि C3H4O3 पर। इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब ये पायरुवेट जो है वो सभी केसेस में यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद में यहाँ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये दूसरा प्रोसेस में जाएगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उस वक्त क्या होगा। अच्छा, एक बार ये जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट ना रहने वाले को हम यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये जो है यहाँ पर जैसे आपने देखा कि यीस्ट वाले केसेस में होते हैं। और साथ में यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा पायरुवेट जो फॉर्म कर रहा है वो हमारे साइटोप्लाज्म, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म पर ये प्रोसेस होता है। वहीं पायरुवेट को आगे में ब्रेक करने पर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो है माइक्रोकोंडिया में होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो पायरुवेट थे उसे हम ब्रेक कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर और वाटर पर। ऑलराइट, उसके बाद में एनर्जी तो वहाँ पर रिलीज हो ही रहा है। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन का यूज हम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ पर जिस रेस्पिरेशन के प्रोसेस पर ऑक्सीजन का यूज हो, ऑक्सीजन वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। कहता है कि कभी कभी हम जो है जो ब्रेक डाउन है उसका प्रोसेस पर ऑक्सीजन को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हमारा लैक करता है, कम हो जाता है।
उस वक्त भी यहाँ पर पायरुवेट ब्रेक करता है और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड पर ये कन्वर्ट होता है। ये कब होता है? जब हम जो है अचानक से कुछ काम करते हैं तो उस वक्त यहाँ पर वो पार्टिकल ब्रेक करता है। वहाँ पर ऑक्सीजन तो अचानक से होता नहीं है। ऑक्सीजन जब हम ज़्यादा स्पीड सांस लेंगे तब वहाँ पर आएगा, ऑलराइट, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें जो है मसल का अचानक से कॉन्ट्रैक्शन या फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मसल में थोड़ा सा पेन, इस तरीके के यहाँ पर हमें अनुभव होता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम, जो है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, जो कि ईस्ट के केस में होता है, तो वहाँ पर वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। उसी की जगह में अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का लैक है, यानी कि हमारे मसल सेल्स पर जब अचानक से हम कोई काम करते हैं तो उस वक्त लैक्टिक एसिड और एनर्जी यहाँ पर फॉर्म करता है। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि जब हम अच्छे से सांस ले रहे हैं, तो उस वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर होते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अब तो एनर्जी रिलीज हो गया, हमें जो चाहिए था एनर्जी यहाँ मिल गया। अब उस एनर्जी का क्या होता है, उस एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है? तो एनर्जी जब हम रेस्पिरेशन से यहाँ रिलीज करते हैं तो वो इमिडिएटली यहाँ पर एटीपी में सिंथेसाइज हो जाता है। एटीपी यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एडीपी में फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, और यहाँ पर एनर्जी आ जाता है, तो वो एटीपी पर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एटीपी क्या है? जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कहीं एनर्जी हम टर्म का बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो है लाइट एनर्जी, या फिर हम सोचते हैं बैटरी। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होते हैं और जिससे हमें वहाँ पर एनर्जी मिलता है। वहाँ से हमें क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस हम उससे करते हैं, लाइट बल्ब जलाते हैं या फिर कुछ काम करते हैं। उसी तरीके से एटीपी यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर बल्ब को जलाने के लिए उसका बैटरी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल का इम्पोर्टेंट है वो एटीपी है। ये एनर्जी जो भी हमारे सेल्स में रिएक्शंस होते हैं, जहाँ एनर्जी का ज़रूरत है वहाँ यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस पर ये जाता है और काम कराता है। ऑलराइट, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उस पर किस तरीके से ऐसे यहाँ काम कर रहा है। आपका जो फूड का ब्रेक करना या फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उस पर एनर्जी आ गया कैसे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हमने यहाँ पर इनटेक किया, वो ऑक्सीजन किस तरीके से यहाँ सर्कुलेट हो रहा है और वो इनटेक हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि हम अपना बॉडी का बात करेंगे या फिर ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे जो कि यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंटेक करना सफिशिएंट यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए, एक मीडियम चाहिए जहाँ से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्लांट के केस पर यहाँ पर कोई भी गैस होता था, उस गैस को वो एब्जॉर्ब करता था। यहाँ पर इससे रिलेट मत कीजिए, बस आप उसे ये समझिए कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके लिए वहाँ पर पत्ते थे, और जिस पत्ते पर यहाँ पर उसके पास में पोरस होते थे जहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड को और वहाँ से रिलीज भी कर लेते थे। तो उसके पास में वो मीडियम होता था, वो एरिया होता था। वहीं हम नोज से यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल को इंटेक करते हैं, तो वो क्या होता है, नोज़ के अंदर में आने से वो स्मॉल जो हेयर हैं हमारे नोज़ के अंदर में, उससे वो फिल्टर होता है सबसे पहले, और फिल्टर होने के बाद में वहाँ से वो लंग्स तक पहुँचता है। अब लंग्स तक पहुँचने के बाद में वहाँ पर उस लंग्स से ही
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे ट्रांसफ़र किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर। ऑलराइट, तो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कम्प्लीटली हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है, जो प्लांट का बात है, फोटोसिंथेसिस वहाँ पर जो डे के टाइम पर होता है जब वहाँ पर जो है सनलाइट प्रेजेंस होता है, और वहाँ से ऑक्सीजन जो रिलीज होता है उस ऑक्सीजन को ही हम यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, कम प्लांट्स हो गए हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कम रिलीज हो रहा है, प्लांट्स कम हो रहे हैं। सो एनिमल्स को चाहिए होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन, और जो प्लांट्स हैं उनको तो चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में। और अगर हम बात करें कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो दो तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हैं। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी के अंदर में रहते हैं, वो पानी से ही वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं, और यहाँ जो एटमॉस्फेयर पर है उस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को जो ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्टिविटी करके कि यहाँ पर क्या कहता है। कहता है कि फिश को एक्वेरियम में हमें देखना है और उसे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो अपना माउथ को कितना बार ओपन क्लोज करता है। उसका जो गिल स्लिट्स है वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वो ओपन और क्लोज हो रहा है, और हमें इसे कंपेयर करना है कि ये कितनी बार यहाँ पर ब्रीथ कर रहा है। ओपन क्लोज कर रहा है यानी कि वो ब्रीथ कर रहा है ना, तो कितना बार यहाँ ब्रीथ कर रहा है। वो हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी में जो हम कर रहे हैं ब्रीथिंग, तो उससे वो ज़्यादा फास्ट रेट पे है या फिर स्लो मतलब रेट पर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से आप ऑब्जर्व करोगे कि वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट मतलब इनटेक कर रहा है, आउट कर रहा है, इन कर रहा है, आउट कर रहा है, वो ज़्यादा स्पीड में कर रहा है, ज़्यादा फास्ट में कर रहा है। और हमारा ह्यूमन बॉडी उतना फास्ट नहीं करता है, 1 मिनट में 20 के आसपास में करता है, और वो जो फिश है वो 1 मिनट में 80 के आसपास करता है, इनहेल एंड एक्सेल। क्यों करता है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का जो लेवल है, वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो कम अमाउंट में है जितना एटमॉस्फेयर में है। यहाँ पर इसीलिए फिश जो है वाटर को अपने माउथ से लेता है और उसे गिल्स से पास कराता है, जहाँ पर ऑक्सीजन उस वाटर में जो डिजॉल्व है उसे ब्लड वहाँ से इंटेक कर लेता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ये काफ़ी फास्ट करता है, ताकि उसे जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है वो उतना ऑक्सीजन को अपना बॉडी पर कंप्लीट कर ले। ऑलराइट, अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे तो वो जो है ऑक्सीजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा है ऑक्सीजन का अमाउंट कंपेयर टू जो है वाटर। कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स में जो ऑक्सीजन को इंटेक करने का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन यहाँ पर है, उस वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो एरिया हमें चाहिए, जो सरफेस हमें चाहिए, उसे हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंगल नोज से यहाँ पर ले रहे हैं। ऑलराइट, और वो अंदर जा रहा है, तो ये स्पेस हमारा लंग्स प्रोवाइड कराता है जो हमारे बॉडी के अंदर में है। ऑलराइट, यहाँ पर एयर आता है और एयर अपना जो है उस लंग्स का अपना एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के वजह से यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर जाता है। कैसे होता है, चलिए ह्यूमन बींग्स के बारे में थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोजल्स, और एयर पास करता है नोजल्स से और फिल्टर हो जाता है जो हेयर्स हमारे नाक में प्रेजेंट है उससे, और वो म्यूकस से पास करता है, जो कि यहाँ पर इस प्रोसेस को होने में हेल्प करता है। चलिए मैं डायग्राम में आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ म्यूकस प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस में यहाँ पर एयर को वहाँ फ्लो करने के लिए। अगर मैं जूम्ड इन पिक्चर दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो, ये म्यूकस का लेयर है उसके ऊपर पर,
ये म्यूकस का लेयर है। ऑलराइट, जो कि हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए आते हैं हम अपने पैराग्राफ पर। एयर थ्रोट से पास करता है, थ्रोट से भी पास करने में यहाँ पर वो हेल्प कर रहा है। थ्रोट से पास करता है तो यहाँ पर थ्रोट पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उनके रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स हेल्प करते हैं कि वो जो पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, वो चिपक ना जाए। हमें जैसे पता है कि अगर वो कोलैप्स कर देगा, अगर चिपक गया तो हम तो सांस ले नहीं पाएंगे फिर। तो ये जो है रिंग्स जो है थोड़े से हार्ड होते हैं, और ये हार्ड होने की वजह से वो अपना स्ट्रक्चर फॉर्म किए होते हैं, सी के शेप में होते हैं, और उस सी के शेप में ये होते हैं, इससे वजह से वो मूव भी कर पाए। तो यहाँ पर ये कोलैप्स ना करें, इसी की वजह से आप देख सकते हो ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस तरीके से आपको यहाँ पर दिख सकता है। ये राउंड राउंड आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, चलिए इसके जो भी पार्ट्स हैं सबके बारे में यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। कहता है कि लंग्स पर, यानी कि यहाँ जो लंग्स है, इस लंग्स पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जो एयर है वो स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स पर डिवाइड हो जाता है, जहाँ उसे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि उसे बहुत बड़ा सरफेस वहाँ पर मिल जाता है, जिसे हम एलोवली कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये जो लंग्स है, इस लंग्स पर यहाँ पर ये जो है एलोवली है, ये यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और उस सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से, जैसा कि मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था कि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा जगह मिल जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया। राइट, सो सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो एक्सचेंज जो होगा गैस का वो यहाँ पर होगा। एलोवेली का जो वाल होता है वो ब्लड वेसल्स के साथ में कनेक्टेड होता है। और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ करने पर हम क्या करते हैं, अपना जो यहाँ पर रिब्स है, रिब बोन है, उसे हम यहाँ पर लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। और डायफ्राम वहाँ पर हेल्प करता है सक करने के लिए, जिसके वजह से यहाँ पर जो लंग्स है वहाँ ये एयर आ जाता है, और जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाता है, और जो लंग्स पर फिल किया हुआ है जो भी मॉलिक्यूल, वो सारा एलोवेली में एक्सपैंड हो जाता है। अब जैसा कि हमने देखा हुआ है कि कहीं पर भी एनर्जी बन रहा है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें वहाँ से निकालना भी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से निकालना है बाहर। तो ब्लड जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, और यहाँ पर जो एलोवेली में रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के लिए बॉडी पर जगह बना देता है। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमने लाया हुआ है उसे फिर से हम बाहर छोड़ देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। और ये सब होने में कुछ टाइम लगता है, इस प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लगता है। इसी की वजह से जब हम ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, कुछ देर रखते हैं, उसके बाद में छोड़ते हैं, उस वक्त वहाँ पर कुछ टाइम हम देते हैं ताकि जो भी प्रोसेस हो वो यहाँ पर हो जाए। उस वक्त जितना भी हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो इनटेक कर ले, वहाँ पर वॉल्यूम ऑक्सीजन का होना चाहिए, और उसे सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है। ऑलराइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर लेता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर ट्रांसपोर्ट करने का। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को एलोवेली से वहाँ पर इनटेक कर लेता है, वो ले लेता है। अब उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पहुँचाने के लिए हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ, जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के डिफ्यूज़ हुए हमारे बॉडी के अंदर में, तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया, बस इतना काफ़ी नहीं है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर वो ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस काफ़ी नहीं है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट करता है उसे, और ये रेड ब्लड कॉर्पसूल्स पर प्रेजेंट होता है,
और क्योंकि हर टाइम में यहाँ पर ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पूरे बॉडी पर, उसके बारे में हमने आगे देखेंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है टॉपिक उस पर। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर तुरंत तुरंत पहुँच जाता है, जो भी यहाँ हम प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन है वो। लास्ट में यहाँ कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो सोल्यूबल कम है वाटर पर, इसी की वजह से ये ब्लड से ही सर्कुलेट होता है हमारे पूरे बॉडी पर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर पर ज़्यादा सोल्यूबल है, इसलिए वो वाटर पर सोल्यूबल हो जाता है, वो वाटर से जो है वाटर पर घुल जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।